आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये है 27 जुलाई की शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। सबसे पहले हेडलाइंस। शर्तों के साथ सत्र को राजस्थान में मंजूरी, बीजेपी को बसपा का अप्रत्यक्ष समर्थन। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मायावती के वोटों में सिर नहीं लगाती है। 14 लाख के पार कोरोना के मामले, टेस्टिंग को लेकर असमंजस में जनता। मेरा आज गला खराब है, इसका मतलब इन्फेक्शन करीब 5-6 दिन बाद 7 दिन पहले हुआ होगा। 47 चीनी ऐप हुए बैन, डेटा शेयरिंग है मजबूरी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके कोई भी विंग अगर चाहता है कि उसे पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो चाइनीज कंपनी मना नहीं कर सकती। कार्यक्रम में आज बताएंगे कि संकट के समय बीजेपी के साथ खड़ी क्यों नजर आती हैं मायावती। कोरोना अपडेट जानेंगे और एक्सपर्ट बताएंगे कि कब करानी चाहिए कोरोना की टेस्टिंग। इसके अलावा समझेंगे चीनी ऐप्स क्यों हैं चीनी सरकार को डेटा देने के लिए बाध्य। लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस से उड़ान भर दी है। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि फ्रांस से भारत आते समय 5 फाइटर प्लेन को 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात के अल डाफरा एयरबेस पर उतारा जाएगा। अल डाफरा एयरबेस की जिम्मेदारी फ्रांस एयरफोर्स के पास ही है। यहां पर राफेल विमानों की चेकिंग करके उनमें फ्यूल भरा जाएगा। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने की डील की है, जिनमें से 5 विमान की डिलीवरी दी जा रही है। भारत सरकार ने एक बार फिर 47 चीनी ऐप्स बैन करने का फैसला किया है। दरअसल ये ऐप्स कुछ समय पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। माना जा रहा है कि चीनी ऐप्स की नई लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें कुछ टॉप गेमिंग ऐप्स भी शामिल हैं। मुमकिन है कि अगली लिस्ट आने के बाद भारत में कई पॉपुलर चीनी गेम्स भी बैन किए जा सकते हैं। सरकार ने इससे पहले 59 ऐप्स बैन किए हैं, जिनमें कई पॉपुलर ऐप्स शामिल थे। राम मंदिर के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना तय हो गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को हेलीकॉप्टर से अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में उतरेंगे। करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या के राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे, जिसके बाद 1 घंटे का भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। ट्रस्ट के मुताबिक पहले भूमि पूजा में शामिल होने के लिए 268 लोगों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन करीब 200 लोगों के नाम पर ही सहमति बन पाई है। उत्तर प्रदेश में आज एक दिन में सर्वाधिक कोरोना मरीजों के मिलने से रिकॉर्ड टूट गया। सोमवार को प्रदेश में 3,578 नए कोरोना के मामले पाए गए। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 26,204 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण प्रदेश में 31 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात में लगातार सुधार नजर आ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के महज 613 मामले सामने आए। पिछले 65 दिनों के बाद आज पहली बार राजधानी में इतनी कम संख्या में मरीज सामने आए हैं। इससे पहले 23 मई को 591 कोरोना मरीज मिले थे। आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मानकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की तरफ से फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से छोटे छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई और मोर्टार भी दागे गए। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की गई है। भारतीय रेलवे अब पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। भारत ने आज यानी 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंप दिए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 डीजल इंजन को हरी झंडी दिखाकर बांग्लादेश के लिए रवाना किया है। भारतीय बाजार में इस हफ्ते भी सोने और चांदी के रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। MCX पर अगस्त के सोने की कीमत 1.5% यानी 800 रुपये बढ़कर 51,833 रुपये प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि दुनिया भर के बाजारों में आई तेजी के कारण घरेलू बाजार में सोना महंगा हुआ है। इसके साथ ही आज चांदी की कीमतों में भी खूब तेजी रही। MCX पर चांदी की कीमत 5.5% यानी 3,400 रुपये बढ़कर 64,670 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र 2 बार गहलोत सरकार की अर्जी लौटाने के बाद विधानसभा सत्र बुलाने को राजी हो गए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि उनका कभी इरादा नहीं था कि सत्र को टाला जाए, लेकिन राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है कि विधानसभा का सत्र 21 दिन का नोटिस देकर बुलाया जाए। दूसरा, यदि किसी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल करने की विधानसभा सत्र में कार्रवाई की जाती है तो इसे संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की उपस्थिति में किया जाए।
इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो और विश्वास मत का लाइव प्रसारण भी किया जाए। तीसरी शर्त ये रखी गई कि विश्वास मत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 31 मई को सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल ने उनकी इस इच्छा को पलीता लगा दिया। वहीं दूसरी ओर स्पीकर सीपी जोशी ने विधायकों के अयोग्यता नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली और बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ भाजपा की याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही बसपा को पक्षकार बनाने वाली एक अर्जी भी थी जिस पर चर्चा नहीं की गई। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने कांग्रेस में पिछले साल शामिल होने वाले अपने 6 विधायकों को व्हिप जारी कर कहा था कि विधानसभा में वोटिंग के दौरान वो कांग्रेस के खिलाफ वोट करें। बसपा यूं तो कांग्रेस और भाजपा दोनों से इतर राजनीति करती है, लेकिन ऐसा अक्सर क्यों होता है कि राजनीतिक संकट के समय मायावती बीजेपी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी नजर आती हैं, खासकर 2014 के बाद से। उससे पहले अमूमन ऐसा ही वो कांग्रेस के साथ करती दिखती थी। इसी को समझने के लिए मेरे सहयोगी ऋतुराज ने आज तक.in के संपादक पाणिनी आनंद से बात की है। मायावती की राजनीति को 2 तरीके से देखना चाहिए। एक तो वो कि दलित आधारित राजनीति मायावती की पूरी तरह से है, और क्योंकि कांग्रेस मायावती से पहले दलितों के वोट की एकमात्र पहरुआ पार्टी होती थी, इसलिए मायावती हमेशा कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से बचती रही है। उन्होंने यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी तक के साथ गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस के साथ मायावती कभी भी खड़ी दिखाई नहीं दी है। तो ये भी एक कारण है कि बीजेपी जो उनकी ऑब्वियस चॉइस बन जाती है। और दूसरा जो एक बड़ा कारण है वो ये है कि मायावती की पूरी राजनीति में और उनकी जो पूरी प्रवृत्ति है उसमें ये दिखता है कि कई तरह के राजनीतिक संकट या सत्ता के करीब रहना, अपने आप को सुरक्षित रखना, ऐसा कहा जाता है कि तमाम सारे जानकार मानते हैं कि उनके ऊपर कोई आंच ना आए, उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई ना हो, या उनको सीबीआई या किसी भी केंद्रीय एजेंसी का भय दिखा करके एक तरह के दबाव में रखा जाता है ताकि वो समर्थन करती रहे। तो मायावती 2014 के बाद से एक अति शक्तिशाली केंद्र सरकार को देखते हुए उसके समर्थन में दिखाई देती रही है। ये 2 कारण हैं जो कि प्रकट रूप से ऐसे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो, या अगलों के प्रति, अगले वोट के प्रति उनकी जो उदारता है उसकी वजह हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मायावती के वोटों में सेंध नहीं लगाती है, लेकिन अगर वही अलायंस वो कांग्रेस के साथ करे तो मायावती को ये खतरा रहेगा कि वो उनका अपने जनाधार को चुरा सकती है, उनका अपना जनाधार खिसक सकता है। पूरी लड़ाई ही कांग्रेस के खिलाफ मायावती की रही और दलित आंदोलन की रही है, और इसीलिए वो कांग्रेस से बच करके बाकी दलों के साथ अपनी स्वग्राह्यता दिखाती रही है। बीजेपी के नजदीक दिखने से मायावती को कोई राजनीतिक लाभ होता है, कोई राजनीतिक नुकसान होता है, या फिर अब मायावती और बसपा की राजनीति लाभ और नुकसान से आगे निकल चुकी है, परे हो चुकी है? बीजेपी के निकट जाने से नुकसान और फायदे दोनों ही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मायावती उसकी चिंता नहीं करती हैं। वो तीसरे पहलू की चिंता करती हैं जो कि वो खुद हैं, कि वो किस स्थिति में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर वो सुरक्षित हैं तो बाद में चीजों को संभाल लेंगी, ऐसी उनकी धारणा है। तो पहला फैक्टर तो मायावती खुद है कि वो अपनी सुरक्षा को, अपने सुरक्षित रहने को, अपने आप को बचाए रखने को सबसे ज्यादा तरजीह देती हैं, और इसलिए भी उनकी राजनीति प्रो बीजेपी 2014 से हम लोग देखते आ रहे हैं। दूसरा जो पहलू है कि उनको नुकसान किस तरह से होता है, उनको नुकसान इस तरह से होता है कि जो मुस्लिम वोट है उसको फिर वो उस तरह से बैग नहीं कर पाती हैं, उस तरह से उसको ग्रैब नहीं कर पाती हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी कर पाती है। तो ये एक नुकसान है जो कि उनको प्रकट रूप से होता रहा है। और फायदे इसके कुछ और भी हैं, क्योंकि आप ये देखें कि पूरा का पूरा जो संघ का कामकाज रहा है, या जिस तरह से राइट विंग पॉलिटिक्स का और हिंदू फंडामेंटलिज्म का राइज हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि दलित बहुत तेजी से हिंदू बना है, उसके अंदर भी हिंदुत्व की बात पहुंची है, उसके अंदर भी वो पूरा सेंटिमेंट जगाया गया है। और इसके चलते अगर मायावती बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देती हैं तो दलितों को ये मैसेज भी बार बार जाता है कि आपकी नेता अलग नहीं है, आपकी नेता बीजेपी से या हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है, या हिंदुओं से नफरत नहीं करती है, या हिंदुत्ववादी पार्टियों से नफरत नहीं करती है। तो ये एक परसेप्शन बिल्डिंग भी है जो कि कहीं ना कहीं अंदर सिमर करता रहता है, और उससे सहजता बनी रहती है दलितों के बीच में मायावती को लेकर के। तो वो अपनी सहजता को भी यहाँ पे रिस्टोर कर पाती है। इस वजह से भी मायावती के लिए ये एक फायदे का सौदा रहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ी दिखाई दे। हाँ, क्योंकि उनकी पूरी लड़ाई राजनीति में जो है वो मनुवाद के खिलाफ रही है, वो आगमों की राजनीति के खिलाफ रही है, इसलिए वो कभी भी खुल करके सामने नहीं आती हैं। जैसे कि
कभी वो खुल करके समर्थन करती नजर आए या वो खुल करके प्रधानमंत्री के पक्ष में कुछ बोलती हुई नजर आए, लेकिन जहां जहां पे वो शतरंज की बिसात पे अपने प्यादे उनके समर्थन में, उनके पक्ष में, उनके हित में चला सकती हैं, उसको करने से वो अपने हित के हिसाब से चूकती नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात वही है जो पहला बिंदु था कि मायावती की अपनी सुरक्षा और अपनी सहजता, वो सत्ता में रहें या ना रहें, वो बहुत जरूरी रहती है। ये बहुत टिपिकल मॉडल है जो कि जयललिता का मॉडल हुआ करता था, और ये अगर आप इन्हें उत्तर की जयललिता कहें तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। मायावती के इस स्टैंड का लाभ जो उनकी धुर विरोधी पार्टियां हैं, खासकर राज्य में सपा हो या जो दूसरी रीजनल पार्टियां हैं, ये उठा सकती हैं, लेकिन वो भी नहीं उठा पाती हैं। क्यों? हाँ, वो इसलिए नहीं उठा पाती हैं क्योंकि उन पार्टियों के अपने संकट हैं। जैसे कांग्रेस को लेकर के लोगों में उम्मीद अभी तक नहीं बन पाई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 दशक हो गए हैं सत्ता से बाहर हुए, और अभी तक ये उम्मीद नहीं बन पाई है कि कांग्रेस जो है सत्ता में आ सकती है, इसलिए दलित और पिछड़े जो है उनके साथ में खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मायावती कितनी भी उनकी छवि को इस धक्का लगे, लेकिन सबको ये पता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो ओबीसी की राजनीति वाली पार्टी है, और ओबीसी और दलित हमेशा एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, हमेशा एक दूसरे के प्रत्यक्ष शत्रु के तौर पे रहे हैं सामाजिक ताने बाने में। तो इस वजह से भी जो मायावती को डैमेज होना है उसको कैपिटलाइज कांग्रेस या समाजवादी पार्टी नहीं कर पाती है, उसको कैपिटलाइज भारतीय जनता पार्टी जरूर कर पाती है। वो कहते हैं कि देखिए हम दलितों के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं, और आपको हम हिंदू मुख्य धारा में लेके आना चाहते हैं। इसको लेके संघ के बड़े मजबूत कार्यक्रम भी हैं। तो इसका लाभ उठाने का अभी तक जो स्कोप रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है। सपा के अपने जातीय चरित्र और कांग्रेस की अपनी स्थिति, इन दोनों की वजह से वो मायावती को हो रहे नुकसानों का लाभ नहीं उठा पाए। तो ये थे आज तक .in के संपादक पाणिनी आनंद, जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी ऋतुराज। बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के मामलों का आंकड़ा 50,000 को छूने से सिर्फ 69 केस दूर रहा। 708 लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई। अब तक देश में कुल 32,771 लोगों की जान जा चुकी है और कुल मामलों की तादाद 14,35,000 के करीब हो गई है। कर्नाटक की पूर्व मंत्री राजा मदन गोपाल नाइक की भी आज कोरोना से मौत हो गई। वे पिछले हफ्ते संक्रमित मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए थे। फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी को अस्पताल से रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन अभी भी डॉक्टर की देखरेख में अस्पताल में ही रहेंगे। इस बीच एक सकारात्मक खबर दिल्ली को लेकर आई है कि यहाँ हालात सुधर रहे हैं। अब यहाँ संक्रमितों का रिकवरी रेट 80% हो गया है और केवल 9% ही मरीज रह गए हैं। लेकिन बाकी राज्यों में दहशत कम नहीं हुई है। लोगों को संक्रमित होने का डर सता रहा है। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि कहीं वो भी तो कोरोना पॉजिटिव नहीं। हमारे सहयोगी आशुतोष ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से कोरोना टेस्ट से जुड़ी चिंताओं पर बात की और सबसे पहले यही उनसे पूछा कि कोरोना टेस्ट कराने का सबसे सही समय कौन सा होता है। सही टाइम इन्फेक्शन के 5-6 दिन बाद है। अनफॉर्चुनेटली ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि इन्फेक्शन कब हुआ था। तो आपको मेरा आज गला खराब है, इसका मतलब इन्फेक्शन करीब 5-6 दिन बाद, 7 दिन पहले हुआ होगा। बट ये चूंकि वेरिएबल है, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब वायरस आपके गले में गया और आपके पूरे शरीर में फैलने लगा और आपको सिम्टम आने लगे, आपको कमजोरी आने लगी। तो रफली ये समझ लीजिए कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका कभी नेगेटिव आए और रिपीट करने से पॉजिटिव आए। तो यदि हम हमेशा बोलते हैं कि भाई यदि आपकी बीमारी 4-5 दिन पुरानी है तो पॉजिटिव होने के ज्यादा चांस। लक्षण यदि किसी व्यक्ति को समझ में आ रहे हैं और वो मतलब टेस्ट करवाने जा रहा है तो उसे और उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हें मतलब क्या खास बात ध्यान रखी जानी चाहिए जब कोई लक्षण महसूस कर रहा है और वो टेस्ट करवाने जा रहा है? तो भाई देखिए, सबसे महसूस तो यही कराने जा रहा है कि हमें ये मालूम है कि इस बीमारी में ऑलमोस्ट 60-70 to 90% पेशेंट को थ्रोट में प्रॉब्लम होगा। और चूंकि ये थ्रोट प्रॉब्लम बहुत और चीजों से भी हो सकती है, तो पहले तो घबराए नहीं। क्योंकि अब मेरी सर्वेंट को अभी थ्रोट में दर्द हो रहा था, हम ले गए उसको, नेगेटिव है, मालूम है कि इसको हर साल होता है, सिगरेट पीता है वो। तो व्हाट आई मीन कि देयर आर मेनी अदर रीजंस, इससे भी हो सकता है। दूसरा ये है कि आप इसको छुपाइए भी नहीं। आपको लगता है नहीं यार मुझे क्या करना है, मैं जाऊंगा, बेकार झंझट होगा। उससे क्या होगा, आप अपने घर वालों को इन्फेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है, एक आदमी थोड़ा आलसी हो जाता है, यार मैं जाऊंगा, पॉजिटिव निकल आया तो दुनिया भर के लोग बात करेंगे। बट यदि आपको पॉजिटिव होने से आपको कुछ नहीं करना, आपको घर में ही तो रहना है।
आपको इनफैक्ट घर में रहना है, कुछ 10 दिन में ठीक हो जाता है रिकवरी। लोग कहते हैं भाई 15 दिन रह लो, बट एक्चुअली पूछा जाए तो 10 दिन के बाद उसमें इन्फेक्शन फैलाने की कोई क्षमता नहीं रहती। डॉक्टर साहब, एक रिसर्च अभी मैंने पढ़ी थी कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी जो जिसमें ये आया है कि सिर्फ थ्रोट और पल्मोनरी जो सिस्टम है उसके अलावा अब संक्रमण कान में भी देखा जा रहा है। जो कान के इंटरनल ऑर्गन्स हैं या कान के पीछे की हड्डी जो स्कल से लगी हुई है वहाँ पे भी इन्फेक्शन देखा जा रहा है और डॉक्टर्स को करना चाहिए कि कान में भी क्या स्टेटस है वायरस का। देखिए मैं बताऊं आपको, बेसिकली कोई भी इन्फेक्शन जब आप इसको कोविड को छोड़ दीजिए, आप एक नॉर्मल फ्लू ले लीजिए, जिसे कहते हैं ना वायरल फीवर। ना वायरल फीवर में आपको हेडेक हो सकता है। हेडेक क्यों होता है? कि जो ब्रेन की कवरिंग है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो इवन नॉर्मल जुकाम में भी आपको सिर दर्द होगा, आपका नाक इन्वॉल्व होगी, आपका थ्रोट इन्वॉल्व होगा, आपका लंग्स इन्वॉल्व होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मतलब हार्ट भी इन्वॉल्व हो गया। आपको नॉर्मल जुकाम में भी आपका कान में दर्द होने लगता है, आपने देखा हो कभी कभी, जी। तो वो कान भी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एनी वायरस जब पूरे ब्लड में घूमता है तो किसी ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है। वो आपकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म को कर सकता है, आपको लिवर को कर सकता है, आपको टेस्टिस को कर सकता है, आपके नर्व्स को कर सकता है, आपका टेस्ट आपको जो आता नहीं है। कोई लोग कहते हैं ना साहब मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा और मुझे एक पर्टिकुलर स्मेल भी नहीं, मैं पर्टिकुलर पता नहीं हो पा रहा, तो वो नर्व्स के कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टी सिस्टम डिजीज है, ये सिर्फ लंग्स की डिसीज नहीं है। जब ये फैलने लगती है तो सब सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकती है। हाँ, कॉमन चीजें हैं वो हम जरूर कहते हैं, कॉमन मतलब थ्रोट होगा, लंग्स होगा, ये कॉमनेस्ट है। बाकी और भी हो सकता है, जैसे आपने बोला कान भी हो सकता है। ये थे डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी, जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी आशुतोष। चीनी ऐप पर पाबंदी का सिलसिला जारी है। आज सरकार ने 47 और चीनी ऐप बैन कर दिए हैं। इन बैन किए गए ऐप्स में ज्यादातर क्लोनिंग ऐप्स हैं जिन्होंने नाम बदलकर भारतीय मार्केट में वापसी की थी। गलवान घाटी में चीन के साथ शुरू हुई झड़प के बाद सरकार ने पहले 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाई और अब इन ऐप्स पर पाबंदी लगाने के बाद इनकी कुल संख्या 106 हो गई है। इन ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। दरअसल चीन के 2017 में लाए गए एक कानून के तहत ये कंपनियां बंधी हुई हैं और ये सरकार को डेटा शेयर करने से बच नहीं सकती। हमारे सहयोगी ऋतुराज ने इंडिया टुडे के पत्रकार प्रभाष दत्ता से इस संबंध में बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इन कंपनियों के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें सरकार के साथ अपना डेटा शेयर करना ही पड़ता है। देखिए, ये साइबर सिक्योरिटी लॉ है चाइना का, और जो कहता है कंपनी से कि उनकी क्राइम और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंसी जितनी भी हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेट करने वाली या सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज हैं, उनके साथ उनको अपना डेटा शेयर करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाता है, वो कंपनीज जिनके भी हेडक्वार्टर्स चाइना में है, जो चाइनीज कंपनी है, वो दुनिया में कहीं भी अगर काम कर रही हैं, तो ये क्राइम इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी चीन की या सिक्योरिटी रिलेटेड मसलों को देखने वाली, इसको समझ लीजिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या चाइनीज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसका कोई भी विंग अगर चाहता है कि उसे पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो चाइनीज कंपनी मना नहीं कर सकती। ये 2017 का कानून है जो ये बाध्य करता है। वो कहता है कि जो भी ऑपरेटर्स हैं साइबर फील्ड में, जो इंटरनेट की दुनिया में काम करते हैं, उनके पास जो डेटा है वो फुल एक्सेस देंगे। वो लॉ कहता है फुल एक्सेस टू डेटा एंड एनी टेक्निकल सपोर्ट। अब टेक्निकल सपोर्ट जो होता है वो इंटेलिजेंस है कि किसी भी फॉर्म में उस कंपनी के पास ऐसा कोई इनपुट है which can be categorized as intelligence, यानी ऐसी सूचना जिसको वहां की खुफिया सुरक्षा एजेंसी समझती हैं कि ये देश के हित में है या अहित में है, तो उससे रिलेटेड जानकारी कंपनी से वो ले सकती है। दूसरा क्या है कि वो लॉ ये भी कहता है कि कंपनी को अगर पता चलता है कि ऐसी कोई जानकारी उसके पास आई है, तो ये उसके लिए मैंडेटरी है कि वो इन एजेंसीज के साथ उस पर्टिकुलर जानकारी को, जिसको इंटेलिजेंस के कैटेगरी में रखा जा सकता है,
शेयर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दिल्ली में कोई चाइनीज किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज करता हूँ या कोई सर्विस यूज करता हूँ और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ, अपने शेयर करना होता है, मुझे उसके साथ डेटा शेयर करना पड़ता है, और मैं किसी गवर्नमेंट रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट में किसी ऐसी जगह हूँ जो की इंफॉर्मेशन हो सकता है मेरे पर्सनल प्रोफाइल में, और उसको कंपनी अगर समझती है कि ये इंटेलिजेंस है तो वो चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसीज को ट्रांसफर करेंगी। अगर नहीं करती हैं, ये इनके अगेंस्ट समझा जाएगा। और कन्वर्सली अगर चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसीज को लगता है कि सर्टेन इंडिविजुअल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है जो उनके काम की है, उनके सिक्योरिटी अपैरेटस के काम की है, तो वो उस कंपनी से मांग सकती है और उस कंपनी की मजबूरी है उनको सप्लाई कर। चाइनीज कंपनी की फंडिंग पर भी सवाल उठते रहते हैं। अगर किसी कंपनी की फंडिंग पता चल जाए तो लगभग उस कंपनी के नेचर के बारे में, उसे कौन ओन करता है, वो किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो आदमी जिसका पैसा लगा है, ये लगभग मालूम पड़ जाता है। एक तरीके से बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। लेकिन चीन की जो कंपनियां हैं उनकी फंडिंग को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आखिर फंडिंग छुपाकर चीनी कंपनियां क्या दिखाना चाहती हैं, किस चीज से बचना चाहती हैं? देखिए, वो इसमें पूरी दुनिया को ऐसा लगता रहा है कि चीन की कंपनियां वो कहाँ से अस्तित्व में आती हैं, कहाँ से उनका फंड आता है, वो पता नहीं चलता है। वो सर्टेन स्टेक होल्डर्स का नाम बताती हैं कि ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, और उन स्टेक होल्डर्स के बैकग्राउंड में बहुत कुछ नहीं मिलता है। जैसे अभी ये हुआवी जो 5G टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी है, उसको लेकर पता नहीं था दुनिया को कि ये कहाँ से है। अभी पता चल रहा है कि इसका लिंक पीएलए से है, पीएलए का पैसा लगा है या पीएलए को ये रिपोर्ट करती है, उनके लिंक से। क्या लिंक है बहुत क्लियर नहीं है। अलग अलग देश की एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अलग अलग तरह की रिपोर्ट दी है, लेकिन सबने ये कहा है, 3-4 देशों ने, स्पेशली यूके, यूएस, इजराइल, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है अपनी सरकारों को, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कि वावी का कनेक्शन पीएलए के साथ है। अब पीएलए के साथ कनेक्शन है, वो दूसरे देश में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का टेंडर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है, वहां जो गवर्नेंस रन करने की टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कराती है। और 2017 का कानून कहता है कि अगर वावी को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है जो इंटेलिजेंस की कैटेगरी में है तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज को देंगी। यानी इस केस में देखिए, सीधे पीएलए को इंफॉर्मेशन मिलेगी। पीएलए का इंफॉर्मेशन यानी पूरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो उसकी मिलिट्री है। वो तो एक दूसरे देश की सरकार से रिलेटेड सूचना जो अमूमन कंपनियां जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, या ये जो रन कराते हैं टेक्नोलॉजी, तो ये शेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि इनके बारे में पता है कि ये कहाँ से निकली है, कैसे निकली है, कौन कौन स्टेक होल्डर है, क्लैरिटी है। और वो कई बार, कई सालों में इनके चेक्स हुए हैं और वो एस्टैब्लिश हुए हैं। इन कंपनीज को कोर्ट में भी ले जाया गया है, कई बार इनको पेनल्टी भी देनी पड़ी है डेटा ब्रीच की वजह से। लेकिन चीन के साथ इस तरह की कोई व्यवस्था दिखती नहीं, और ये एक मजबूरी हो जाती है। 1-2 इंस्टांसेज आए यूरोप में, जब इनकी कंपनियों को कोर्ट में ले जाया गया तो कई बार चीन की सरकार ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा दिया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्यों सरकार कराएगी किसी प्राइवेट कंपनी को लेकर? ये बताता है हमें कि चीन की सरकार, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, उनके हित हैं, अटैच्ड हैं इन कंपनियों के साथ। इसीलिए चीन की सरकार इन्वॉल्व हो जाती है डिप्लोमेटिक लेवल पे और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा देती है। ये एक मसला है जिसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, और यही डाउट क्रिएट करता है। ये थे इंडिया टुडे में पत्रकार प्रभाष दत्ता, जिनसे हमारे सहयोगी ऋतुराज बात कर रहे थे। तो अब बारी है आपसे विदा लेने की। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं, ये आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल के जरिए बता सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट अब आप एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और पॉडचेजर जैसे तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। आज तक रेडियो की मौजूदगी अब सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी है। आप वहां जाकर हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। अब मेरे साउंड के साथी तिलक और मुझे यानी अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।